बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिज़िक्स क्लास। आज हम फिज़िक्स में चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है वेक्टर्स और चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है इक्विलिब्रियम। आज हम इसके एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। तो चलें जी, हम अब से इसके एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते थे कि पहला एमसीक्यूज़ क्या लिखा हुआ है जी चैप्टर नंबर 5 वेक्टर्स का। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर इज़ दैट वेक्टर विच इज़ इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट। ये नेगेटिव वेक्टर के बारे में पूछा जा रहा है। कह रहे हैं कि नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर जो है वो एक वेक्टर होता है विच इज़ इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी कि जो कि आपके गिवन वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। लेकिन क्या, अब इसका जवाब क्या है जी? हम जानते हैं कि अगर हमारे पास सपोज करें जी ये एक वेक्टर है और ये वेक्टर है जी ए बी का। इसका नेगेटिव वेक्टर क्या होता है जी? बिल्कुल इतने ही मैग्नीट्यूड का एक ऐसा वेक्टर जिसकी सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होती है, यानी कि दोनों एरो की लेंथ बराबर है, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड एक जैसा है, सिर्फ फ़र्क किस में है? इनकी डायरेक्शन में फ़र्क है। एक टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड है तो दूसरा टुवर्ड्स द राइट। तो नेगेटिव वेक्टर और उसका जो ओरिजिनल वेक्टर होता है, दोनों वेक्टर में फ़र्क किस चीज़ का होता है? सिर्फ डायरेक्शन का फ़र्क होता है। दोनों की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होती है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर इज अ वेक्टर विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो करेक्ट आंसर जो है वो बी है। दूसरे एमसीक्यूज पर आते हैं जी। सेकंड एमसीक्यूज देखें, मैं पढ़ रहा हूँ, लिखा हुआ है अ 25 न्यूटन फोर्स, एक 25 न्यूटन की फोर्स है, एक्ट अलोंग एक्स एक्सिस। आपके एक्स एक्सिस पे वो लग रही है। इट्स वाई कंपोनेंट इज, तो उसका वाई कंपोनेंट कितना होगा? अब यहाँ हमें पता है जी टू डायमेंशंस ये होती हैं और इसमें ये एक्स एक्सिस कहलाती है, ये वाई एक्सिस कहलाती है। हमसे कहा जा रहा है कि एक्स एक्सिस पर, ठीक है ना, लिखा हुआ है ना अलोंग द एक्स एक्सिस पर एक 25 न्यूटन की फोर्स हमारे पास लग रही है। तो हमें बताना है उसका वाई कंपोनेंट कितना होगा। तो हमारे पास एक्स एक्सिस पे लग रहा है ये जी, वाई कंपोनेंट उसका कुछ भी नहीं होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, वाई एक्सिस पे नहीं है वो, सिर्फ एक्स एक्सिस पे। अगर हम इस वेक्टर के दो कंपोनेंट्स बनाते हैं तो वाई कंपोनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। अब यहाँ थीटा ज़ीरो है, थीटा क्या है जी? ज़ीरो। और साइन ज़ीरो जो है वो ज़ीरो होता है, साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है। लिहाजा एफ को जब हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा ज़ीरो। तो एफ वाई जो है वो मैथमेटिकली भी देख लें ज़ीरो आ रहा है और डायग्राम में भी हमें नज़र आ रहा है कि पूरी की पूरी फोर्स जो है एक्स एक्सिस पे, उसके वाई कंपोनेंट कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है कि अगर एक 25 न्यूटन की फोर्स एक्स एक्सिस पर लगती है तो उसका वाई कंपोनेंट जो है वो 0 न्यूटन होता है। ठीक है जी, सेकंड एमसीक्यूज हो गया। अब हम आते हैं थर्ड एमसीक्यूज की तरफ। थर्ड एमसीक्यूज क्या लिखा हुआ है देखें जी। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल में बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या होती है? अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, आपने पढ़ा है, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है, आपने मैथ में भी पढ़ा होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। कि अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइडों का रेशियो निकालें तो उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कह रहे होते हैं। फिर आपने मुख्तलिफ रेशियोज याद किए हुए, साइन कॉस टेन कॉट। तो उसमें ये वाला जो रेशियो है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये वाला रेशियो यानी कि बी डिवाइडेड बाय एच, ये क्या कहलाता है जी? ये कहलाता है कॉस थीटा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेन क्या होता है जी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाता है जी? कॉस थीटा। उसके बाद अगले एमसीक्यूज में एक और आपको जो है वो रेशियो दिया जा रहा है। इस बार आपको दिया जा रहा है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या होता है जी? ये होता है साइन थीटा। नंबर 6 में आपको फिर तीसरा आपको रेशियो दिया जा रहा है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ये किसके बराबर होता है? तो इसका आंसर है जी टेन थीटा। तो ये तीन रेशियो याद कर लिएगा। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आखिरी एमसीक्यूज को चैप्टर नंबर 5 का देखें। द एंगल बिटवीन एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। एक वेक्टर के दो कंपोनेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। एक कंपोनेंट कहलाता है एक्स और एक कहलाता है वाई कंपोनेंट। हमने पढ़ा है कि ये दोनों को हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्यों कहा हुआ है। हम क्यों एक्स और वाई कंपोनेंट को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं? क्योंकि दोनों कंपोनेंट्स के दरमियान एंगल 90 डिग्री का होता है। यानी एक्स कंपोनेंट आपको ऐसे एक्स एक्सिस पे मिलता है, ये एक्स कंपोनेंट है, और वाई कंपोनेंट आपको ऐसे वाई एक्सिस पे मिलता है, ये वाई कंपोनेंट है। क्योंकि दोनों के दरमियान 90 डिग्री का होता है एंगल, इसलिए हम इन दोनों को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। तो एक्स और वाई कंपोनेंट के एंगल बिटवीन क्या हो गया? इन दोनों के दरमियान का एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है।
तो ये हो गया जी चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यूज। अब हम आगे बढ़ते हैं जी चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है इक्विलिब्रियम। हम उस इक्विलिब्रियम के चैप्टर के एमसीक्यूज को देख लेते हैं जी। सबसे पहला एमसीक्यूज क्या है जी, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड डैश। अब ये तो डेफिनेशन है जी। अगर हमारे पास फोर्स का जो टर्निंग इफेक्ट होता है, अगर एक पॉइंट एक एक्सिस है उस पर आपके पास ऑब्जेक्ट है और आपका फोर्स जो है उस ऑब्जेक्ट को गोल घुमा देता है, तो इस टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को हम क्या कह रहे होते हैं, हम कह रहे होते हैं टॉर्क। इफ द सेंटर ऑफ अ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी इज लोअर देन इट्स पॉइंट ऑफ सपोर्ट, अगर आपके एक ऑब्जेक्ट की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो उसके पॉइंट ऑफ सपोर्ट से नीचे है, तो इस किस्म के इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं जी, ये भी हमने पढ़ा है। 3 टाइप्स होती हैं जी, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल। तो ये स्टेबल कहलाता है। इसी तरह इस एमसीक्यूज को देखें, बॉडी विल बी इन अ स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज। ठीक है, अगर आपके पास, अब ऊपर हमने बताया ना, देखें ऊपर लिखा हुआ है कि जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी सपोर्ट से नीचे है, और यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं जी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो कहाँ होगी, नीचे होगी, और पॉइंट ऑफ सपोर्ट जो है वो ऊपर होगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज अबव द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। आगे आते हैं जी अगले एमसीक्यूज पर आते। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द पॉइंट एट विच द होल वेट ऑफ द बॉडी, वो पॉइंट जिस पे पूरी बॉडी का वेट जो है वो एक्ट कर रहा होता है, अपेयर हुआ हुआ होता है, उस पॉइंट को हम कह रहे होते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अ कोन स्टैंडिंग ऑन इट्स बेस इज एन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर आपके पास एक कोन है और वो अपने बेस पर रखा हुआ है, ये कोन का बेस हो गया, तो इस किस्म के इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं स्टेबल। टू पैरेलल फोर्सेज हैव द सेम डायरेक्शन, अगर हमारे पास दो पैरेलल फोर्सेज है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, यानी एक पैरेलल फोर्स की एक फोर्स ये हो गई, एक फोर्स ये हो गई। अब ये दोनों पैरेलल फोर्सेज है, दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, तो इनको हम कहते हैं लाइक पैरेलल फोर्सेज। अगर डायरेक्शन अपोजिट होती है तो हम उनको कहते हैं फिर अनलाइक पैरेलल फोर्सेज। 7th है जी क्वेश्चन नंबर 7, इफ अ बॉडी इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर एक बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होती है, तो फिर ये कौन सा इक्विलिब्रियम कहलाता है। हमने देखा है जी, हमने पढ़ा है कि हमारे पास इक्विलिब्रियम की 2 टाइप होती हैं। एक कहलाती है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक कहलाती है डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक कब होता है, जब आपका बॉडी जो है वो रुका हुआ हो, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। और डायनामिक कब होता है, जब हमारी बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो। तो यहाँ पे क्या कहा है कि यूनिफॉर्म स्पीड के साथ वेलोसिटी मूव कर रही है, सॉरी यहाँ नहीं है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 नहीं 7। यहाँ क्या कह रहे हैं जी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो फिर इक्विलिब्रियम कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा डायनामिक इक्विलिब्रियम। उसके बाद अगला एमसीक्यूज देखते हैं जी, द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। एक ऑब्जेक्ट जो कि यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी और उसका एक्सेलरेशन जो है क्या होगा, इन अ सर्किल, एक सर्किल के अंदर। ठीक है जी, अब हमें ये हमारे पास एक्चुअल में चैप्टर 7 से भी रिलेट कर जाता है, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन जो है वो हमने चैप्टर 7 में पढ़ा है कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर मोशन में होता है, ऐसे सर्कुलर मोशन में होता है, का है जी पॉइंटर, ये सर्कुलर मोशन में जी ऑब्जेक्ट, सपोज करें ये आपका ऑब्जेक्ट है जी ए पॉइंट पे सर्कुलर मोशन में, तो इसकी जो वेलोसिटी होती है उसकी डायरेक्शन ये होती है, और इसका जो एक्सेलरेशन होता है जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, वो ऐसे सेंटर की तरफ होता है। तो ये वेलोसिटी हो गई, ये एक्सेलरेशन हो गया, दोनों के दरमियान जो है वो 90 डिग्री का एंगल होता है, यानी कि परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पे यही बात की जा रही है कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बॉडी की अगर वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से एक सर्किल में घूम रहा है, तो क्या होगी जी, वो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी, 90 डिग्री का एंगल होता है उनके दरमियान। यूनिट ऑफ टॉर्क, टॉर्क का यूनिट क्या होता है जी, ये इसका यूनिट है जी सी, न्यूटन मीटर। अ बॉडी सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इट इज मूविंग विद, एक बॉडी को आप इक्विलिब्रियम में कहोगे अगर वो किस के साथ मूव कर रही हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, वेरिएबल वेलोसिटी के साथ, या वेरिएबल एवरेज वेलोसिटी के साथ। तो इसका जवाब है जी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। अभी ऊपर बताया मैंने आपको, डायनामिक इक्विलिब्रियम कहलाता है, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, तो हम इसको कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। टॉर्क अबाउट एन एक्सिस इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, टॉर्क को हम किस चीज़ का प्रोडक्ट कहेंगे, आप देखें जी, मास और फोर्स का कहेंगे, मास और एक्सेलरेशन का कहेंगे, फोर्स और मोमेंट आर्म का कहेंगे, फोर्स और डिस्टेंस का कहेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला याद होगा आपको, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। तो ये हो गया जी फोर्स एंड मोमेंट आर्म का प्रोडक्ट टॉर्क। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कब होती है जी, यहाँ ऑप्शन देखें आप, ये सम ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, सम ऑफ फोर्स इज इक्वल टू जीरो, सम ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। तो हम जानते हैं जी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी जीरो। ये फर्स्ट कंडीशन होती है ये, और ये सेकंड कंडीशन होती है कि तमाम टॉर्क्स का जो सम है वो जीरो आ रहा हो।
अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 13 देखें जी। क्लॉकवाइज टॉर्क को जो है हम क्या मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं, नेगेटिव मानते हैं, यूनिट मानते हैं या जीरो। तो ये भी मैंने आपको टॉर्क में बताया था कि अगर आपके ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसे घूम रहा होता है, टॉर्क ऐसा प्रोड्यूस हुआ हुआ है, तो हम इसको कहते हैं क्लॉकवाइज टॉर्क है, ये नेगेटिव मानी जाती है। और अगर आपके पास ऑब्जेक्ट यूँ घूम रहा होता है, इसको हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और इसको हम पॉजिटिव मानते हैं। तो हमारे पास जो क्लॉकवाइज टॉर्क होती है उसको हम नेगेटिव मानते हैं। और नीचे आपके पास देखें क्वेश्चन नंबर 17 में आएगा एंटी क्लॉकवाइज का। 14 की बात करें, टॉर्क इज अ डैश। टॉर्क क्या है जी, एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, नेगेटिव है, नेगेटिव क्वांटिटी है या कुछ भी नहीं है। तो इसका जवाब है जी, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड, एक यूनिफॉर्म रॉड है आपके पास, लंबी सी रॉड जो होती है, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो क्या होगा, सीधी सी बात है जी, सेंटर ऑफ द रॉड होगा। अ बॉडी एट रेस्ट और मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, एट रेस्ट मतलब रुका हुआ है, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो हम उसको क्या कहते हैं, हम कहेंगे कि वो इक्विलिब्रियम में। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, अभी आपको बताया मैंने, क्लॉकवाइज टॉर्क को आप नेगेटिव मानते हैं, जबकि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को आप पॉजिटिव मानते हैं। ये आपके पास रिपीट हो रहा है जी, क्लॉकवाइज टॉर्क जो है तो वो जाहिर बात है नेगेटिव कहलाती है, ये ऊपर आ चुका है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ स्क्वायर प्लेट लाइज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डैश। एक स्क्वायर प्लेट है जी, ये एक स्क्वायर प्लेट है, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो आपको इसके किन चीज़ों के इंटरसेक्शन के पॉइंट पर मिलेगा। तो अगर हम इसके डायगोनल्स बनाएं, ये एक इसका डायगोनल आ गया, ये इसका दूसरा डायगोनल आ गया, तो डायगोनल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये ओ, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। तो किसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई कर रही होती है जी, डायगोनल्स पर। व्हेन अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज, अगर एक बॉडी इक्विलिब्रियम में कहा जा रहा है आपको, तो उस पर जो नेट फोर्स है वो कितनी होती है। तो हमने ऊपर अभी फर्स्ट कंडीशन में बताया था कि कंडीशन के मुताबिक नेट फोर्स एक्ट कर रही हो, लेकिन जो नेट फोर्स है वो जीरो आ रही हो, तो हम कहते हैं कि वो इक्विलिब्रियम है। इन एन ऑब्जेक्ट टॉर्क प्रोड्यूस डैश, टॉर्क एक ऑब्जेक्ट के अंदर क्या प्रोड्यूस करता है, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल, वाइब्रेटरी या नो मोशन। तो हमें पता है, हमने पढ़ा है चैप्टर में, एक टॉर्क जो है वो टर्निंग इफेक्ट होता है फोर्स का, और आप जब ऑब्जेक्ट में फोर्स अप्लाई करोगे, टॉर्क प्रोड्यूस होता है, तो फिर ऑब्जेक्ट में गोल मोशन पैदा होता है, रोटेशनल मोशन पैदा होता है। तो ये 21 न्यूमेरिकल्स थे छठे चैप्टर के। तो आज की क्लास में हमने 2 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स को देखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आगे के चैप्टर्स को देखेंगे। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।